Hi friends, welcome to my channel. Myself Professor Kun Joshi and this is my channel Kun Joshi Biology. In this channel you will learn about biology topics especially of class 11, class 12, NCERT textbooks, Maharashtra State Board books and related entrance exams. Hope you like this channel. In this series we will be studying about biomolecules and this is the part 1 of biomolecules. Let's start with it. हेलो नमस्कार, आज हम पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स। ये चैप्टर 9 है आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का, एनसीईआरटी 11th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक का बायोमोलिक्यूल्स। ओके, ये पूरा चैप्टर हम इस तरह से पढ़ेंगे जिस तरह से एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में दिया है। आई विल ट्राई टू कवर ईच एंड एवरी टॉपिक विच इज प्रेजेंट इन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। Let's start with the lectures. The term biomolecule. Biomolecule दो वर्ड से बना है, bio and molecules. Bio means life and molecules are basically chemical compounds. So biomolecules in turn means life supporting molecules या ऐसे molecules जो life को support करते हैं या life को help करते हैं. Biomolecules are not different from the elements present on earth. तो अगर हम अर्थ के क्रस्ट के एलिमेंट्स देखें और अगर हम बायोमोलिक्यूल्स के एलिमेंट्स देखें तो आपको 4 मेजर कंपोनेंट्स मिलेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, बी इट दी अर्थ क्रस्ट और बी इट दी बायोमोलिक्यूल्स। बोथ हैव कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एज द मेजर कंपोनेंट्स। तो अभी हम किस तरह से एनालाइज करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को या बायोमोलिक्यूल्स को एक लिविंग टिश्यू में से। ओके, हम सबसे पहले लेते हैं कोई भी एक लिविंग टिश्यू, बी इट अ प्लांट सेल और एनिमल लिवर सेल या कोई भी सेल। हम उसको मोटार और पेस्टल में ग्राइंड करते हैं। जिस तरह से हम मसाले कूटते हैं मोटार और पेस्टल में, उसी तरह से हम लिविंग टिश्यूज को ग्राइंड करेंगे। बट यहाँ पर इंस्टेड ऑफ एडिंग वाटर और इंस्टेड ऑफ एडिंग एनी काइंड ऑफ अ लिक्विड, जो लिक्विड या जो केमिकल हम यूज करते हैं दैट इज ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। Why trichloroacetic acid? Because trichloroacetic acid dissolves major organic compounds. जो trichloroacetic acid है वो major organic compounds को dissolve कर लेता है। ओके, तो जब हम organic compounds को grind करेंगे, now what are organic compounds? I hope सबको पता हो, organic compounds are the compounds which have carbon as a major constituent. When we केमिकली एनालाइज देम, हम लिविंग टिश्यूज को ग्राइंड करते हैं ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में। ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड इज नथिंग बट C2HCl3O2। उसमें 2 कंपोनेंट्स आते हैं, एक होता है एसिड सॉल्यूबल कंपोनेंट जिसको हम फिल्ट्रेट बोलते हैं और एक होता है एसिड इनसॉल्यूबल कंपोनेंट जिसको हम रेटिनटेट बोलते हैं। फिल्ट्रेट मुझे मिलेगा यहाँ पर और फिल्ट्रेट में आई विल गेट ऑल माई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वेरेज रेटिनटेट या ऐसा सब्सटेंस जो डिसॉल्व नहीं हुआ है वहां मुझे मिलेंगे मेरे बायोमोलिक्यूल्स। ये बायोमोलिक्यूल्स हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, बीट कार्बोहाइड्रेट्स, बीट प्रोटीन्स, बीट लिपिड्स, बीट न्यूक्लिक एसिड। ये सारी चीजें एसिड इनसॉल्युबल पार्ट में आती है जिसको हम इन जनरल बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर एनालाइज्ड बाय द केमिकल एनालिसिस। लाइक हम केमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स में ये देखते हैं कि हम सॉल्ट एनालिसिस करते हैं, हम टेस्ट फॉर कीटोन करते हैं, टेस्ट फॉर अल्डिहाइड करते हैं, टेस्ट फॉर डिफरेंट केमिकल ग्रुप्स करते हैं। उसी तरह से हम ऑर्गेनिक केमिकल्स को जो हमारे एसिड सल्यूबल पार्ट में है टेस्ट करके चेक कर सकते हैं कि वो जो एसिड सल्यूबल पार्ट है उसमें कौन सी चीजें या कौन से कंपोनेंट्स, कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है उनको एनालाइज करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। So what we do is हम एक लिविंग टिश्यू लेते हैं and we burn that living tissue completely. So whenever we burn any organic substance, it gives out ash or soot. Here we analyze that ash or soot. हम उस ash या उस soot को analyze करते हैं and हम उसमें से we find different components which are present in that living tissue. Okay, so majorly what we have taken here is either liver or plant cell. Okay, so when we burn that liver or when we burn that plant tissue,
वी जस्ट कांट बर्न इट दैट वेज, वी हैव टू इनिशियली ड्राई इट. हम उसमें से सारा वाटर कंटेंट निकाल देते हैं, हम उसको ड्राई ओवन में रखते हैं, देन वी फाइनली बर्न इट. सो फ्रॉम द एश वी गेट कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, different salts and some part of other ions depending upon what kind of cell it is. Okay. Apart from that, जैसे मैंने बोला था कि जो एसिड सॉल्युबल पार्ट होता है उसमें सारी ऑर्गेनिक चीजें होती है. उसके अलावा एसिड सॉल्युबल पार्ट ऑल्सो हैज सल्फेट, फॉस्फेट and other type of inorganic groups which are present. So this is a table. This table is table 9.1 in your textbook, NCERT textbook. Here there are many elements. What I am concerned is about hydrogen, carbon, oxygen and nitrogen. Okay, hydrogen is about 0.14% percentage weight wise on earth, and in humans it is about 0.5. Carbon it is 0.03, whereas it is 18.5% in living tissues or in humans. Oxygen is 46.6, here it is 65.0. नाइट्रोजन इज नेग्लिजिबल, हियर इट इज 3.3. अर्थ में सबसे ज्यादा सिलिकॉन होता है, ठीक है, तो वो एक सिलिकॉन वाला टर्म तुमको याद रखना है कि सिलिकॉन हैज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ वेट इन अर्थ एंड ऑक्सीजन हैज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ वेट इन ह्यूमंस. ओके, नाउ विल स्टडी अबाउट अमाइनो एसिड्स. Amino acids are compounds which will have one amino group and one acidic group on the same alpha carbon. What is alpha carbon? Alpha carbon is a carbon which has functional group attached to it. Okay, तो अमाइनो एसिड में कंपल्सरली एक कार्बन, सेम कार्बन के ऊपर एक जगह अमाइनो ग्रुप होना चाहिए और एक जगह कार्बोक्सिल ग्रुप होना चाहिए. ऐसे अमाइनो एसिड्स को हम अल्फा अमाइनो एसिड्स कहते हैं. अभी डायग्राम पे आते हैं या ये स्ट्रक्चर्स पे आते हैं. अगर आप इस स्ट्रक्चर्स को ध्यान से देखोगे तो यू हैव कार्बन विथ अमाइनो ग्रुप, विथ कार्बोक्सिल ग्रुप एंड हाइड्रोजन. कार्बन विथ अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप एंड हाइड्रोजन. हियर ऑल्सो सेम. कार्बन की 3 वैलेंसी पर कंपल्सरली हाइड्रोजन, कार्बोक्सिल ग्रुप और अमाइनो ग्रुप होना चाहिए. जो 4th वैलेंसी है वहां पर आई कैन चेंज माई atoms depending upon what I have on the 4th valency. I will name my amino acids. तो अगर ये मेरे skeletal structure में if I put hydrogen, so that amino acid is glycine. If I put methyl group, that is alanine. If I put hydroxymethyl group, that is serine. Compulsorily amino acids में अमाइनो ग्रुप होना चाहिए और कार्बोक्सिल ग्रुप होना चाहिए और उसके एक साइड पे मेरा फंक्शनल ग्रुप आएगा. डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शनल ग्रुप आई विल हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स. इन आवर बॉडी वी हैव 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स. दे आर आइदर एरोमेटिक, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल. नाउ हाउ आर अमाइनो एसिड्स एसिडिक और बेसिक? अमाइनो एसिड्स एसिडिक हो सकते हैं या बेसिक हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर number of amino group and carboxyl group. Carboxyl group is an acidic group, amino group is a basic group. तो अगर हम नॉर्मल अमाइनो एसिड लेते हैं तो उसमें अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप दोनों ही होंगे. बट इफ द नंबर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप इज मोर तो वो एसिडिक अमाइनो एसिड होगा. अगर नंबर ऑफ अमाइनो ग्रुप्स आर मोर तो वो बेसिक अमाइनो एसिड होगा. As told earlier, there are 20 types of amino acids. 20 अलग अलग टाइप के अमाइनो एसिड्स होते हैं हमारे बॉडी में. कुछ एसिडिक होते हैं, कुछ बेसिक होते हैं, कुछ न्यूट्रल होते हैं. सो एसिडिक का एग्जांपल जो हमें याद रखना है, क्वाइट इजी, ग्लूटामिक एसिड. नाम में ही एसिड है तो उसको अलग से याद करने की कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी. नेक्स्ट, न्यूट्रल इज वैलिन एंड बेसिक इज लाइसिन. एसिडिक ग्लूटामिक एसिड, बेसिक लाइसिन एंड न्यूट्रल वैलिन. इसको याद करने के लिए आप अलग अलग निमोनिक्स बना सकते हो. जैसे मैं इसको याद करता हूं, एजी बाली नेवाडा. ए जी बाली एंड नेवाडा. एसिडिक
amino acid is glutamic acid, basic amino acid is lysine and neutral amino acid is valine. Aromatic में आता है TPT, that is tyrosine, phenylalanine and tryptophan. टायरोसिन, फिनाइलएलेनिन एंड ट्रिप्टोफैन. जो भी स्टूडेंट्स एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं उनको पता होगा कि एग्जाम्पल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इस तरह के चैप्टर में जहां पर अंडरस्टैंडिंग के लिए इतने ज्यादा टर्म्स नहीं है जितने आपको एग्जाम्पल्स याद रखने हैं. बायो में स्पेशली अगर आप नीट के पेपर का एनालिसिस करें तो देर आर अबाउट 8 to 10 क्वेश्चन जो डायरेक्ट रिलेटेड होते हैं एग्जाम्पल से. ओके, नाउ ये देखिए आप, ये रिवर्सिबल स्ट्रक्चर्स है. जैसे ये कि एक अल्फा कार्बन है जहां पर एक अल्काइल ग्रुप है, एक साइड कार्बोक्सिल ग्रुप है, एक साइड अमाइनो ग्रुप है. उसी तरह से साइन चेंज हो रहा है. मगर ऐसा कंपाउंड जिसमें एक कार्बन आइटम पे एक तरफ पॉजिटिव आयन होगा और एक तरफ नेगेटिव आयन होगा, उस तरह के आयन को हम बोलते हैं ज्विटर आयन. नाउ ज्विटर आयन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर केमिस्ट्री and also for biomolecules. Zwitter ion has special properties because it has both positive as well as negative charge. तो अगर हम ये वाले पार्ट को देखें, अच्छा दिस इज क्वाइट अनस्टेबल. आप देख सकते हैं रिवर्सिबिलिटी दोनों तरफ है, विच मीन्स दिस कैन चेंज इट्स पोजिशन एंड इट कैन कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन. सो ये अनस्टेबल ग्रुप है, बट वेन एवर यू हैव अ पॉजिटिव आयन एंड अ नेगेटिव आयन ऑन द सेम कार्बन आइटम, सो दैट इज Zwitter ion. ऐसा क्वेश्चन केमिस्ट्री के पेपर में भी आ सकता है या बायो के पेपर में भी आ सकता है. आपको 4 ऑप्शंस दिए गए होंगे और आपको पहचाना होगा कि इसमें Zwitter आयन कौन सा है. याद रखना, Zwitter आयन वो होता है जिसमें सेम कार्बन आइटम पे पॉजिटिव और नेगेटिव ग्रुप्स होते हैं. सेम कार्बन आइटम पे देयर विल बी मेनी ऑप्शन जहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव ग्रुप होंगे, मगर आपको देखना है कि सेम कार्बन आइटम पे कहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव ग्रुप अटैच्ड है, वो तुम्हारा Zwitter आयन होगा. नेक्स्ट टॉपिक इज लिपिड्स. लिपिड्स को हम कॉमनली फैट्स बोलते हैं. लिपिड्स आर वाटर इनसॉल्युबल एंड दे आर सिंपल एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स. लिपिड्स हैव अ कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच्ड टू द R और द अल्काइल ग्रुप. अलग अलग एग्जाम्पल्स है लिपिड्स के जो हमको याद रखने हैं कि किसमें कितने कार्बन एटम्स होते हैं. पाल्मिटिक एसिड हैज 16 कार्बन एटम्स. Arachidonic acid has 20 carbon atoms. Fatty acids can be saturated or unsaturated. अगर वो saturated है तो उनमें single bond होगा कार्बन कार्बन के बीच में. And if they are unsaturated, they will have either double bond or triple bond. So lipids are water insoluble, simple esters of fatty acids. Glycerol is trihydroxypropane. ग्लिसरॉल में 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं और प्रोपेन होता है. फैटी एसिड्स आर नथिंग बट एस्टरिफाइड ग्लिसरॉल्स. अगर उसमें एक अल्काइल ग्रुप है तो दैट इज कॉल्ड मोनोग्लिसराइड्स, 2 है तो इट इज कॉल्ड डाइग्लिसराइड्स एंड 3 है तो ट्राइग्लिसराइड्स. ट्राइग्लिसराइड्स का डायग्राम तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है. दिस इज ग्लिसरॉल. ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर भी आपको याद रखना है. 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे और प्रोपेन बनाना है. फैटी एसिड्स विच हैव फॉस्फेट ग्रुप आर कॉल्ड एज फॉस्फोलिपिड्स. एग्जाम्पल लेसिथिन. फॉस्फोलिपिड्स या लेसिथिन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज वेरेवर हमारे बॉडी में बीट सेल मेम्ब्रेन, बीट वैक्यूल का मेम्ब्रेन और बीट एनी ऑर्गेनल का मेम्ब्रेन हैज फॉस्फोलिपिड लेयर. सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द मेम्ब्रेन सिस्टम ऑफ आवर बॉडी और प्लांट बॉडी और एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म. जो भी सेल में ऑर्गेनल्स हैं उसका जो आउटर लेयर है दैट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स. लिपिड्स, फैट्स एंड ऑयल्स. लिपिड्स में 2 कंपोनेंट होते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर फिजिकल स्टेट. आइदर दे कैन बी फैट्स और दे कैन बी ऑयल्स. फैट्स आर यूजुअली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एंड ऑयल्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. Oils have a lower melting point. Example gingerly oil. The reason winters में oil ही रहेगा मगर जो फैट होगा वो सॉलिडिफाई हो जाएगा. Oils have a very low melting point. इसलिए विंटर्स में अगर आपके पास आप कोई भी ऑयल यूज करते हो, इफ दैट इज केमिकली ऑयल तो दैट विल रिमेन इन अ लिक्विड स्टेट
इट वोंट बी कन्वर्टेड इनटू अ सॉलिड स्टेट। ओके, यहां पर तो डायग्राम है, एक है कोलेस्ट्रॉल का डायग्राम, एक है फॉस्फोलिपिड का डायग्राम या लेसिथिन का डायग्राम। ये दोनों डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए पूछा जा सकता है। आपको 4 डायग्राम्स ये रहेंगे, आपको उसमें से पहचानना होगा कि फॉस्फोलिपिड कौन सा है या लेसिथिन कौन सा है। मैं एक सिंपल टेक्निक बताता हूं जिससे आप याद रख सकते हो कि आपको पहचानना कैसे है। ओके, नाउ टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये पूरा डायग्राम याद करना इतना इजी नहीं है। ओके, और हम बायो की तैयारी कर रहे हैं, केमिस्ट्री की नहीं। तो हमको क्या फीचर्स देखने हैं पता करने के लिए, बिकॉज एमसीक्यूज में या नीट में या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम में आपके पास आंसर सामने होता है, आपको बस स्किल आनी चाहिए टू आइडेंटिफाई दी आंसर्स। ओके, सो ये है स्ट्रक्चर लेसिथिन का। लेसिथिन में याद रखो, लेसिथिन इज अ डाइग्लिसराइड, तो उसमें 2 अल्काइल ग्रुप होंगे R1 एंड R2। 2 अल्काइल ग्रुप होंगे R1 एंड R2, और आपको 2 जगह पर जहां जहां पर अल्काइल ग्रुप होगा वहां पर आपको डबल बॉन्ड O मिल जाएगा। उसके अलावा बिकॉज इट इज अ फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोरस के पास भी डबल बॉन्ड O होगा, फॉस्फोरस के पास भी डबल बॉन्ड O होगा। सो क्या क्या चीजें याद रखनी है, पहले R1 R2, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और फॉस्फोरस के पास डबल बॉन्ड O। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है ये चीज, नाइट्रोजन के पास 3 मिथाइल ग्रुप होगा। नाइट्रोजन विल हैव 3 मिथाइल ग्रुप। सो क्या क्या चीजें याद रखनी है हमको फॉस्फोलिपिड पहचानने के लिए या लेसिथिन पहचानने के लिए। सबसे पहले R1 एंड R2 इट इज अ डाइग्लिसराइड, तो उसमें R1 आएगा, R2 आएगा, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। बिकॉज इट इज अ फॉस्फोलिपिड तो फॉस्फोरस के पास डबल बॉन्ड O होगा, नाइट्रोजन के पास 3 मिथाइल ग्रुप्स होंगे। आई होप दिस इज क्लियर। अगर आपको ये 3-4 चीजें पता होंगी तो आप अपने आंसर तक डेफिनेटली पहुंच सकते हो। अब आते हैं हम कोलेस्ट्रॉल के डायग्राम के ऊपर। डायग्राम कोलेस्ट्रॉल का आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा। शायद ये डायग्राम इतना बेटर तरीके से नहीं बनाया हुआ है, बट स्टिल ये आइडेंटिफाई करने के लिए इनफ है। आपको देखना है कि कोलेस्ट्रॉल में 4 रिंग है, 4 कंप्लीट रिंग है, 1 2 3 4। देयर आर 4 कंप्लीट रिंग। उसमें से 3 रिंग जो है वो हेक्सोस रिंग है। रिंग 1, रिंग 2, रिंग 3 ये हेक्सोस वाले रिंग है, और ये जो 4th रिंग है वो पेंटोस है। ये तीनों रिंग 6 कार्बन वाले रिंग है, एक रिंग 5 कार्बन वाला रिंग है। और दूसरा ओपन बीक स्ट्रक्चर, ये जो बर्ड का बीक होता है उस तरह से एक एंड पे होगा स्ट्रक्चर, और उसके दूसरे एंड पे अल्कोहल होगा। कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर याद करने के लिए 4 रिंग होना चाहिए। 4 रिंग में से 3 रिंग के पास 3 will be hexose ring, 1 will be pentose ring, 1 part will have open beak structure and दूसरे एंड पे होगा अल्कोहल ग्रुप। तो इस तरह से हम फॉस्फोलिपिड और लेसिथिन, फॉस्फोलिपिड या लेसिथिन यानी कोलेस्ट्रॉल के स्ट्रक्चर्स को याद कर सकते हैं। ऑयल्स का एग्जाम्पल याद रखना है आपको, जिंजली ऑयल। इसके अलावा कोई एग्जाम्पल नहीं है। हम ये पूरे सीरीज में से वही चीजें कवर करेंगे जो आपके स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बुक में है। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स। ये भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है बायोमोलिक्यूल्स का। न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड से ही न्यूक्लिक एसिड्स बनेंगे, और न्यूक्लिक एसिड्स ही हमारे डीएनए और आरएनए का कंटेंट है। सो एंटायर सेल या एवरी सेल विल हैव न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड्स। देखते हैं न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। न्यूक्लियोटाइड में होता है पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर का मतलब है 5 कार्बन वाला शुगर। ओके, उसके बाद आता है एक नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस क्या होते हैं ये हम थोड़ी ही देर में देखने वाले हैं। और होता है फॉस्फेट ग्रुप। सो न्यूक्लियोटाइड, टाइड में 3 चीजें होती है। टाइड में 3 चीजें होती है, पेंटोस शुगर दैट इज 5 कार्बन वाला शुगर, नाइट्रोजन बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप। न्यूक्लियोसाइड में 2 चीजें होंगी, पेंटोस शुगर एंड नाइट्रोजन बेस। न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता है। आई रिपीट वंस अगेन, न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें होंगी, पेंटोस शुगर दैट इज 5 कार्बन शुगर, नाइट्रोजन बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप। न्यूक्लियोसाइड में 2 चीजें होंगी, पेंटोस शुगर एंड नाइट्रोजन बेस। लेट्स सी, ये एक
डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है न्यूक्लियोसाइड का विच हैज पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजन बेस, whereas न्यूक्लियोटाइड विल हैव पेंटोज शुगर नाइट्रोजन बेस along with फॉस्फेट ग्रुप। तो अगर मैं इसको एक मैथमेटिकल इक्वेशन में लिखता हूं तो न्यूक्लियोटाइड इज न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप। मतलब अगर मुझे न्यूक्लियोटाइड चाहिए तो मैं न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट बेस लगा दूंगा। आई रिपीट, इफ आई वांट न्यूक्लियोटाइड आई विल एड फॉस्फेट ग्रुप इन द न्यूक्लियोसाइड। ये न्यूक्लियोसाइड है, इस पे अगर मैंने फॉस्फेट ग्रुप लगा दिया तो मुझे न्यूक्लियोटाइड मिल जाएगा। तो न्यूक्लियोटाइड इज न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप, या न्यूक्लियोटाइड माइनस फॉस्फेट ग्रुप। अगर मैं न्यूक्लियोटाइड में से फॉस्फेट ग्रुप हटा दूं तो आई विल गेट न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड इज न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप एंड न्यूक्लियोटाइड माइनस फॉस्फेट ग्रुप विल गिव मी न्यूक्लियोसाइड। ये दोनों स्टेटमेंट आपको पूछे जा सकते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, सिलेक्ट द इनकरेक्ट वन। ऐसे सारे क्वेश्चंस में यू माइट गेट दिस क्वेश्चन। नाइट्रोजन बेसिस आर ऑफ टू टाइप्स। दो प्रकार के नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडीन। प्यूरिन आर डाइसाइक्लिक, पिरिमिडीन आर मोनोसाइक्लिक। प्यूरिन के एग्जांपल्स है एडेनाइन और ग्वानिन, ANG। पिरिमिडीन के एग्जांपल्स है साइटोसिन, थाइमिडीन एंड यूरासिल। साइटोसिन थाइमिडीन डीएनए में होते हैं और साइटोसिन यूरासिल आरएनए में होते हैं। एडेनिन डाइसाइक्लिक होता है और यूरासिल मोनोसाइक्लिक होता है। अब इसको याद कैसे करें? याद रखो, प्यूरिन्स यानी प्योर AG, द टर्म AG इज प्योर। जैसे इंडिया में वाइफ अपने हस्बैंड को नाम से नहीं बुलाती, वो उसको बुलाती है AG। सो दे आर डबल साइक्लिक, दे आर डबल। पिरिमिडीन इज मोनोसाइक्लिक, वो सिंगल है। एंड तुम सबको पता है सिंगल लोगों का हमेशा पत्ता कट होते रहता है। तो पिरिमिडीन आर मोनोसाइक्लिक, सिंगल साइक्लिक, कट। प्यूरिन आर डाइसाइक्लिक, एग्जाम्पल ANG। इस तरह से याद करोगे तो आई गेस तुम सबको हमेशा के लिए याद रहेगा। नाइट्रोजन बेसिस प्यूरिन्स और पिरिमिडीन्स दो टाइप के होते हैं। हमें हमेशा याद रखना है कि प्यूरिन्स पिरिमिडीन के साथ ही बाइंड करेंगे, यानी जो डबल साइकिल वाले हैं वो मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स के साथ बाइंड करेंगे। A विल बाइंड विथ T एंड वाइस वर्सा। अगर RNA है तो वहां पर T नहीं होगा, सो A विल बाइंड विथ U इन द केस ऑफ RNA, और U विल बाइंड विथ A, वाइस वर्सा। हमेशा वाइस वर्सा होगा। A T के साथ जाएगा तो T भी A के साथ ही जाएगा। C जाएगा G के साथ, साइटोसिन जाएगा ग्वानिन के साथ, या वाइस वर्सा, ग्वानिन जाएगा साइटोसिन के साथ। हमें किस तरह से और कैसे याद रखना है, यहां पर आप देख सकते हो प्यूरिन में A और G आता है, तो A प्यूरिन इज बाइंडिंग विद पिरिमिडीन, यहां पर भी प्यूरिन इज बाइंडिंग विद पिरिमिडीन। अभी हम याद करेंगे कि इस पूरे पार्ट को कि कितने बॉन्ड से बाइंड होता है, कौन किसके आ जाता है, इसको याद करने के लिए एक छोटी सी स्टोरी सुनेंगे। आप सबको तारक मेहता का उल्टा चश्मा पता होगा, उससे हम एक स्टोरी याद रखेंगे। उसमें एक कैरेक्टर है जो बिल्डिंग का सेक्रेटरी है, दैट इज आत्माराम तुकाराम भिड़े। तो हम उसको याद करेंगे ये वाले पार्ट को याद रखने के लिए कि आत्माराम गोज विथ तुकाराम, आत्माराम गोज विथ तुकाराम एंड चंपकलाल गोज विथ गड़ा। ये भी एक कैरेक्टर है चंपकलाल गड़ा तारक मेहता में। A विल ऑलवेज बाइंड विथ T, C विल ऑलवेज बाइंड विथ G। आत्माराम जाएगा तुकाराम के साथ, चंपकलाल जाएगा गड़ा के साथ। आत्माराम तुकाराम उसके दो पैर है इसलिए डबल बॉन्ड, वेरेस चंपकलाल गड़ा उनके पास दो पैर और एक लकड़ी है तो वो तीन बॉन्ड हुए। आत्माराम विल गो विथ तुकाराम, चंपकलाल विल गो विथ गड़ा। RNA में T के बदले हमें सिर्फ U से रिप्लेस करना है। इस तरह से हम तारक मेहता की मदद से इसको याद कर सकते हैं, A डबल बॉन्ड T, C ट्रिपल बॉन्ड G। तो अगर इस तरह से मेरा सीक्वेंस है तो उसके ऑपोजिट में क्या आएगा, A T T A C G C G G C T A A T। T और A के बीच में डबल बॉन्ड, C और G के बीच में ट्रिपल बॉन्ड।
इस तरह से हम चीजों को देख सकते हैं। अगर यही आरएनए होता तो जहां जहां टी है वहां वहां मुझे यू लिखना पड़ता। इज दिस क्लियर?